हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 सितंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? ए 20 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 26 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर होगा। यह दिवस 23 सितंबर 2025 को गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एआईए में मनाया गया। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर की तारीख को आयुर्वेद दिवस के लिए निश्चित वार्षिक तिथि के रूप में अधिसूचित किया है। इस वर्ष का विषय है जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस की यात्रा का स्मरण करते हुए श्री जाधव ने बताया कि 2016 से इसकी शुरुआत हुई और 2024 संस्करण में 150 से अधिक देशों ने भागीदारी की। 10वें आयुर्वेद दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल अभियान, अंतर मंत्रालयी सहयोग, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 तथा उपविषयों जैसे मोटापा रोकथाम, कैंसर जागरूकता, छात्र पहुंच, पशु एवं पौधा स्वास्थ्य और डिजिटल एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माई गव और माई भारत प्लेटफॉर्म पर आई सपोर्ट आयुर्वेद जैसी पहलों के माध्यम से जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? ए सुभाजीत चक्रवर्ती, बी विशाल ददलानी, सी श्रेया घोषाल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रेया घोषाल होगा। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है। थीम सॉन्ग टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ने इसका आधिकारिक इवेंट सॉन्ग ब्रिंग इट होम रिलीज कर दिया है। गायिका इस प्रेरणादायक गाने को भारत की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। गाने का उद्देश्य ये गाना महिला क्रिकेट की भावना, शक्ति और एकजुटता का जश्न मनाता है, जिसका लक्ष्य फैंस को एकजुट करना और मैदान पर उतरने वाली हर महिला के सपनों को दर्शाना है। टूर्नामेंट, इस बार टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका सहित कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया है? ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया अभियान को गति देने के लिए औद्योगिक पार्क दक्षता आंकलन प्रणाली यानी IPRS 3.0 का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के औद्योगिक पार्कों को मानकीकृत करना, उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ताकि निवेशकों को विश्वसनीय और पारदर्शी जानकारी मिल सके। नए IPRS 3.0 में वहनीयता, पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और डिजिटल फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर पार्कों को अगुआ, चुनौतीदाता और आकांक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार NICDC के तहत 20 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क भी विकसित कर रही है। ये पहल भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और एक बेहतरीन निवेश स्थल बनाने में सहायक होगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की घोषणा की है। ये वैश्विक सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन किसानों, वैश्विक खरीदारों और हितधारकों को एक मंच पर लाने वाला विश्व का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा। श्री गोयल ने कृषि को भारतीय सभ्यता की आत्मा और चावल को किसानों का गौरव बताते हुए कहा कि यह आयोजन देश की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा, जिससे व्यापार से बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी।
इस सम्मेलन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने के विजन को गति देना है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि व्यापार वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य देश के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है, और सरकार उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगी। ये पहल वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत ने किसके साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. एशियाई विकास बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एशियाई विकास बैंक होगा। भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने असम में शहरी जीवन को बेहतर बनाने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य असम के 6 जिला मुख्यालयों और गुवाहाटी शहर में शहरी ढांचे और जल सेवाओं को मजबूत करना है। अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 3.6 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत 72 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले 6 जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा और लगभग 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये सुविधाएं बारपेटा, बोंगाईगांव, धुबरी और गोलाघाट जैसे शहरों में लागू की जाएंगी। इसके अलावा गुवाहाटी के बहिनी बेसिन क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बेहतर वर्षाजल प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट और जल निकासी प्रणाली पर काम किया जाएगा। समझौते में संस्थागत सुधारों और महिला स्वयं सहायता समूहों को जल संचालन और रखरखाव में प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सिडनी मैक्लोगलिन लेवरोन ने किस स्पर्धा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? ए. 400 मीटर दौड़, बी. 500 मीटर दौड़, सी. 700 मीटर दौड़, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर दौड़ होगा। अमेरिकी स्प्रिंटर सिडनी मैक्लोगलिन लेवरोन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। सिडनी ने ये स्वर्णिम दौड़ महज 47.78 सेकंड में पूरी की। यह प्रदर्शन पिछले लगभग 40 सालों में 400 मीटर की स्पर्धा में किसी भी महिला एथलीट द्वारा दौड़ा गया सबसे तेज समय है। यह उनके करियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने 48 सेकंड के लगभग असंभव माने जाने वाले बैरियर को तोड़ दिया। यह समय अब इतिहास में दूसरा सबसे तेज 400 मीटर का रिकॉर्ड बन गया है। सिडनी ने इस दौरान अपना ही अमेरिकी रिकॉर्ड और चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी तोड़ा। खास बात यह है कि वह 400 मीटर फ्लैट रेस और 400 मीटर बाधा दौड़ हडल्स दोनों में विश्व खिताब जीतने वाली दुनिया की एकमात्र एथलीट बन गई हैं। उनके इस प्रदर्शन ने ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में उनके प्रभुत्व को एक बार फिर साबित कर दिया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ए. कांस्य, बी. सिल्वर, सी. गोल्ड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कांस्य होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले युवा स्केटर अनीश राज ने चीन में आयोजित 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है और उन्होंने ये दौड़ मात्र 39.714 सेकंड में पूरी की। अनीश ने यह ऐतिहासिक पदक जूनियर पुरुष वर्ग की लेप रोड रेस श्रेणी में जीता, जो इस वर्ग में विश्व चैंपियनशिप स्तर पर भारत का पहला मेडल है। अलग अलग प्रतियोगिताओं में 101 स्वर्ण जीत चुके हैं। अनीश राज राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अब तक 101 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक जीत चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ए. विशाखापत्तनम, बी. नई दिल्ली, सी. सूरत, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम होगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCAG आज से 22 और 23 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा वितरण के लिए नए और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों पर चर्चा करना है, जो विकसित भारत के विजन में योगदान देगा। सम्मेलन के दौरान ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाली 19 पहलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें स्वर्ण, रजत और जूरी पुरस्कार शामिल हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, साइबर सुरक्षा, कृषि के लिए डिजिटल समाधान, एग्री-स्टेक और ग्राम पंचायत स्तर पर नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा होगी। यह मंच 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा ताकि ई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के एकीकरण पर विचार विमर्श किया जा सके। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? ए. अहमदाबाद, बी. जयपुर, सी. उज्जैन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद होगा। रेल मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के साबरमती, अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े रेल परिचालन कमांड सेंटर (ओसीसी) का अनावरण किया है। यह अत्याधुनिक कमांड सेंटर पूरे 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के लिए एक प्रमुख संचालन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैले मालवाहक रेल संचालन की निगरानी करेगा। 3.07 एकड़ में फैला साबरमती ओसीसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 72 मीटर की घुमावदार रियल टाइम निगरानी वीडियो वॉल है, जो एशिया की सबसे बड़ी वॉल्स में से एक है। यह सुविधा 2 समर्पित वॉर रूम और एक आपदा प्रबंधन कक्ष से लैस है, जो आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इसके अलावा हॉट एक्सेल डिटेक्शन के लिए स्वचालित अलार्म और एआई रेडी सिस्टम जैसी उन्नत सुविधाएं परिचालन सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर तक ले जाती हैं। ये पूरा केंद्र मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है, जिसमें रूफटॉप सोलर पैनल और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी हरित भवन सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। साबरमती का ये कमांड सेंटर भारतीय रेलवे की दक्षता और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? ए. अमेरिका, बी. सिंगापुर, सी. चीन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चीन ने अपनी वीजा कैटेगरी में एक नई श्रेणी के वीजा को शामिल करने का फैसला किया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने अपने प्रतिष्ठित H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस बढ़ा दी है, जिससे दुनिया भर में, खासकर भारत में, तकनीकी प्रोफेशनल्स के लिए अफरा तफरी का माहौल है। चीन की योजना इसके वीजा के जरिए दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने की है। ये वीजा धारकों को शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देगा। नए नियम आगामी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। चीन का मानना है कि देश के विकास में वैश्विक प्रतिभा का अहम योगदान होता है और यह वीजा इसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। हालांकि ये वीजा हासिल करने के लिए चीन कुछ योग्यताएं निर्धारित करेगा, जिसके तहत बेहतर शिक्षा, योग्यता और अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह चीन की सोची समझी रणनीति है ताकि वह अमेरिका के मुकाबले तकनीकी क्षेत्र में बेहतर ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित कर सके। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।